गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं खुश आमदीद। और वो कहते हैं ना कि अब इतने दिन बाकी है, अब इतने दिन बाकी, तो उस तरह चलते 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 वी आर सो क्लोज टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ पाकिस्तान, द विक्ट्री ऑफ नेशन। टॉकिंग अबाउट बुनियानुम मरसूस यानी मार्का हक, पाकिस्तान की फतह। और अब हम उसको सेलिब्रेट करने वाले हैं, जिसकी ट्रांसमिशन के लिए हम रोजाना आपसे बात कर रहे हैं। और हमें एंट्रीज आना शुरू हो चुकी हैं, कुछ हमें सॉन्ग्स मौसूल हुए हैं, कुछ आर्ट वर्क मिला है, कुछ क्रिएटिव कंटेंट मिला है। और जैसे जैसे ये कंटेंट हमारे तक पहुंच रहा है, हमारी टीम उस पर काम कर रही हैं। और हमारी उस स्पेशल ट्रांसमिशन में बुनियानुम मरसूस की हम आपका वो काम, आपका वो टैलेंट, आपका वो खराज तहसीन जो पाकिस्तान की अफवाज के लिए, हमारे शाहीनों के लिए, हमारे जांबाजों के लिए है, हमारे पाकिस्तान के हर उस फर्द के लिए है, हर उस सोच के लिए, हर उस जज्बे के लिए है, हर उस कहानी के लिए है, जो कि पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से वो आगे बढ़ी है और जिस तरीके से पाकिस्तान की फतह में उसकी एक कंट्रीब्यूशन है, एक हिस्सा है। तो पाकिस्तान की अफवाज की जब हम बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हम पाक फ़ौज की बात भी कर रहे हैं, पाक नेवी की बात भी कर रहे हैं, पाक बहरिया के साथ साथ पाक फ़ज़ाइया की बात भी कर रहे हैं, ऑल्सो पाकिस्तानी कौम की बात भी करें कि किस तरह से हम मुत्तहिद रहे। और जब भी पाकिस्तान पे किसी ने मैली आंख डाली, मैली आंख से हमें देखने की कोशिश की, हम हमेशा एक कौम बनकर आगे बढ़े हैं, मुत्तहिद रहे हैं और हमने मिलकर उसका सामना किया है। और पाकिस्तान का रियल इमेज जो कि मुस्बत इमेज है, वो दुनिया को दिखाया। तो जल्दी से अपना कंटेंट भेजें, हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है और आप हमें अपना कंटेंट भेजें और वो हम अपनी ट्रांसमिशन में शामिल करेंगे, जो कि अब से कुछ दिन के बाद आप पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर देखेंगे। एब्सोल्युटली। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ने वाले हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमान साथ मौजूद होंगे, करेंगे उनसे बात इस ब्रेक के बाद। अंकल, एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। आपको अपने बेटों की याद नहीं आती? खबरदार जो इस घर में किसी ने उनका नाम भी लिया। जवान बेटे इस तरह छोड़कर चले गए, मैं यारों मददगार। दुख तो हुआ होगा अम्मा को। ऐसा इमोशनल मैसेज करूंगी कि वहां से भागे भागे आएंगे। अब मैं क्या करूंगी? कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं।
अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ ही तो नहीं ना फिर। Crazy for Kurkure. फ्रेश एपिसोड्स आपके सामने लेकर आ रहे हैं हम। दोस्ती का रिश्ता बहुत ही स्पेशल है। एकदम से बहुत ज्यादा हो गया हमारा प्यार। आई वॉज अनवेल, जो मेरे फ्रेंड्स मुझे पूछने आए इस दौरान। You started talking and like a chatterbox, ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल होते होते 98 पर आ गए। हम अपने काम में रिजिड नहीं हो सकते। Why do you say no to so many projects? थोड़ी समझदार हो गई हूँ। जिंदगी के लम्हात अच्छी यादों में ढल जाएं, तो इससे बेहतर और क्या बात होगी। हम आपकी यादों में खुशियां शामिल करते हैं हर वीकेंड पर अपने शो वीकेंड एट होम में। इसमें आपको हेल्थ टिप्स, मजेदार पकवानों की रेसिपी और दीगर मुफीद मालूमात भी फराहम की जाती है। और आपकी मुलाकात कराई जाती है नामवर स्टार से। अपने लम्हों को खूबसूरत बनाने के लिए देखते रहिए वीकेंड एट होम सिर्फ पीटीवी नेटवर्क पर। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आर्ट एंड द आर्टिस्ट हमारा सेगमेंट। एक और आर्टिस्ट से आपकी मुलाकात करवाने लगे इस प्लेटफॉर्म पे। खैर हम कई मरतबा कई सालों से उनसे आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं। हर बार कुछ नया काम करती हर है बार ना, कुछ नया काम कर रही होती हैं वो। इस बार भी एक नया काम वो कर रही हैं, जानने की कोशिश करेंगे। बट क्योंकि देखिए अब आर्ट जो है ना, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एआई आ गया है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, एडवांसमेंट्स आ रही हैं, तो उसमें ऑब्वियसली हर फील्ड जो है वो इस लिहाज से एडवांस होती जा रही है। सो आर्ट में किस तरह से एडवांसमेंट आई है उसको जानने की कोशिश करेंगे कि आजकल क्या काम कर रही हैं। इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त आर्ट वर्क उनका जगह जगह पे बड़ा आर्ट वर्क, बड़ा आर्ट वर्क जो है वो नज़र आ रहा होता है। माशाल्लाह। जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी रिफत शाहीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रिफत, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप लोग सुनाएं। बिल्कुल ठीक रिफत, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या आप पूछ रहे थे किस पे काम करी है भी आजकल नया काम? 3D मशीन पे काम कर रही हैं। 3D मशीन आप ले आई माशाल्लाह। तो इसी से स्टार्ट करते हैं कि 3D मशीन आप लेकर आई हैं। व्हाट्स द prospect of that? अच्छा, 3D मशीन में लेकर आई थी कोरोना से पहले। Okay. लेकिन कोरोना आ गया, फिर वो सारा सेटअप मेरा बंद हो गया। उसके फ़ौरन बाद से मैंने उसको दोबारा से स्टार्ट किया, तो वक्त के साथ साथ अब जाके थोड़ा सा उसकी हाइप क्रिएट हुई है। तो मैं उसके अंदर छोटे मुजस्मे निकाल रही हूँ आजकल। 6 इंच के, 8 इंच के, 10 इंच के मुजस्मे 3D की। खुद उसकी जो है ना, उसकी अंदर उसका जो इनबिल्ट प्रोग्राम है वो 8 इंच से बड़े के मुजस्मे नहीं निकाल सकता। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में इस तरह का 3D लाने की परमिशन है, वरना उसका भी बाकायदा एक लाइसेंस और आप उसके बगैर उसको नहीं ला सकते। यानी सबीन का मुजस्मा निकल आएगा 8 इंच का बाहर? जी बाहर निकल आएगा। अच्छा, लेकिन उसके पहले सबीन की पिक्चर्स मुझे चाहिए होंगी। वो जिस पोज में बनाना चाह रही है अपना मुजस्मा। तो 2-3 तरह के 3Ds आए हुए हैं। एक तो ये है कि एक आर्टिस्ट को बिठाया जाता है जिसने
कंप्यूटर के ऊपर आर्ट वर्क करना सीखा होता है, सॉफ्टवेयर्स के अंदर डिज़ाइन करना सीखा होता है। वो फिर आप में से किसी की भी तस्वीर लेगा, उसको बनाएगा अच्छे तरीके से, उसके नए नक्श उसी कंप्यूटर के अंदर उभारेगा और उसके बाद हमारी वो जो कमांड होती है मशीन को जाती है, फिर मशीन उसकी वो निकालता है। लेकिन अभी भी 3D मशीन के बहुत सारे मसाइल हैं। 3D मशीन एंड बीच में आकर रुक जाएगी, इतनी सी वो हमेशा से रिवर्स शुरू करती है ज़मीन से ना, पाँव से शुरू करती है। हाँ, टांगों पे आकर रुक जाएगी, एक टांग बन चुकी होगी, दूसरी टांग उसने बनाई नहीं होगी या ऊपर का नहीं आएगा हिस्सा। तो और वो इतना उसकी स्पीड इतनी कम होती है कि अगर मैंने 8 इंच का मुजस्मा निकालना है तो मैं समझ लूँ कि मेरे 3 दिन कहीं नहीं गए। वो इतनी माइन्यूट डिटेल के साथ उसकी बारीक से एक नोट होती है, जैसे वो घूम 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 निकाल रही होती है। तो टाइम लगता है और अगर बीच में रुक गया तो उसका मतलब आपका एक दिन पूरा ज़ाया हो गया ना वो तो। जी पूरा ज़ाया। और अगर इसका इस तरह की मैंने आपको 10-12 मशीनें लगाई हुई हैं तो भी किसी की भी अगर सप्लाई भी बंद होगी तो सारा मेरा मुजस्मा जाएगा। तो इसकी एफिशिएंसी पे कोई काम हो रहा है ओवरऑल? इंटरनेशनली भी हम पूछना चाहेंगे किस तरह बिल्कुल से मैंने वो बहुत सारे ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं जिनके ऊपर काम हो रहा होता है, तो तकरीबन सभी को एक जैसे ही प्रॉब्लम्स फेस करने हो रहे होते हैं। तो इससे मुझे अंदाजा होगा कि सारी मशीनों का यही चल रहा है मसला। तो काम ऐसा सा डेफिनेटली होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं कि जैसे कि आप हमारा एक रिलीफ था जिसको हम कहते हैं कि दीवार के ऊपर हम कुछ बनाते हैं उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है। तो उसमें 3D ने ये किया कि उसको बाहर तो निकाल लेती है लेकिन उसके पास मटेरियल नहीं है, वो मटेरियल जो कि लाइफ टाइम हो या वाटरप्रूफ हो। तो किसी भी ऐसी चीज़ को निकाल रही जो कि वाटरप्रूफ नहीं है या लाइफ टाइम नहीं, इसलिए उसको कहीं पर भी लगाएंगे तो आपके पास 15-20 दिन, 1 महीना, 4 महीने तक की गारंटी, जब तक कि बारिश ना हो। लेकिन ये है कि वो हम जब 3D बनाते हैं रिलीफ के ऊपर 3D बनाते हैं तो हम उसके पीछे से भी उसकी कार्विंग कर लेते हैं, लेकिन मशीन अब पीछे तो नहीं जा सकती है। तो इसलिए वो पीछे से नहीं है लेकिन फ्रंट से आपको कार्व मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो कि इंसानी हाथ के बराबर तक नहीं पहुंची लेकिन काफ़ी काम अच्छा हो रहा है, सपोर्ट मिल रही है। हाँ लेकिन देखिए अगर इसकी मतलब कैपेसिटी पे काम किया जा सकता है ज़्यादा और ये बेहतर तरीके से स्पीड के लिहाज से अगर बेहतर हो जाता है तो ये तो देखिए कितनी एक ज़बरदस्त एडवांसमेंट है आर्ट इंडस्ट्री के परस्पेक्टिव से, कितनी चीज़ें आसान हो जाएंगी, प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी एक आर्टिस्ट। आज से 3-4 साल पहले मैंने ख़वातीन के लिए कुछ एक्सपोज करवाए थे, मैं खुद करवा रही थी, उसको ऑर्गेनाइज भी खुद करती थी, फंड भी खुद करती थी। मेरा होता था कि बच्चे काम करें, माजूर बच्चों के लिए स्पेशल ख़ास तौर पे वो किया था कि माजूर बच्चे उसमें अपना काम रखें, क्योंकि मैंने माजूर बच्चों को बहुत सारा आर्ट का काम सिखाया था। तो मैंने उस चक्कर में फिर बहुत सारे स्टॉल्स ख़वातीन को भी दे दी, तो सारी ख़वातीन और माजूर लड़के लड़कियाँ वहाँ पर इकट्ठे थे जिन्होंने अपना काम को डिस्प्ले किया। तो अब की बार जो मैंने एक्सपो करवाई है उसमें सिर्फ और सिर्फ यही था कि 3D के अंदर इस वक्त जो इंडस्ट्री हम आर्ट के अंदर लगा सकते हैं वो किस तरह से लगा सकते हैं। तो मैंने कराची में करवाई थी, उसमें मैंने सारा काम 3D का रखा और बच्चों को उसके ऊपर लेकर आई कि आप लोग 3D मशीन परचेज करें, किस तरह से आप लोग काम कर सकते हैं। तो बाकायदा एक एक्सपो करवाई और एक आर्ट का जो दर्जा था उसको एक शोबे से लेके इंडस्ट्री के अंदर कन्वर्ट करना, वो मेरी एक बड़ी कोशिश है कि सब पाकिस्तान में एक आर्ट की बड़ी इंडस्ट्री हो, हमारे बाकायदा यूनियंस हों, हम भी उसी तरीके से ऑपरेट करें हम तो ये एक अच्छा मजे की चीज़ हो जाएगी। और ये आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ बढ़ भी रहे हैं। जी बिल्कुल बढ़ रहे हैं ना, ज़रूरत थी, वक्त की ज़रूरत थी, हम ना करते तो हम पीछे रह जाते। यस ऐसे ही है। अच्छा इस वक्त कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो कि आप कर रहे हैं, बिकॉज हम देखते हैं ना कि माशाल्लाह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही होते हैं, बताती आप नहीं है जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए फिर भी हमने सोचा हम पूछ लेते हैं। अच्छा जी, इस वक्त मैंने आपको देखा होगा शाहीन चौक वाला जो बिल्कुल वो तो हमने देखा था। वो उस काम के बाद जो मैं अगला काम कर रही हूँ आजकल मार्के हक के आपको बताया था मोनूमेंट, वो अभी तक बन रहे हैं और बहुत सारे बन रहे हैं। ओके। एक कचहरी चौक पे बन रहा है, एक इधर अपारा के करीब बन रहा है, ये कश्मीर हाईवे के ऊपर। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वो पॉइंट उसका बनता है। और कुछ इस वक्त 1-2 गोल्फ क्लब से उनके साथ काम। ओके काम चल रहा है तो फिर टाइम डिवाइड किया हुआ। अच्छा आप मैंने इधर जाना है, अब मैंने इधर जाना, बिकॉज आप हमेशा में नज़र भी आती हूँ साइट पे, ये नहीं कि आपने काम बता दिया कि तो हो जाएगा। नहीं मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि या तो फिर 2-3 क्लाइंट्स का काम एक ही साइड पे लगा लेती हूँ, परमिशन ले लेती हूँ एक क्लाइंट से कि उनका भी काम है मैं साथ लगा लूँ। और मोस्टली मैंने देखा है पाकिस्तान में हमेशा लोग मुझे बहुत अच्छे लगे मिले हैं, तो वो मुझे परमिशन करते हैं। हमें काम से गर्ज है, हमारा काम आप टाइम पे देंगे, मैं कहती हूँ जी आपका काम आपको टाइम पे मिलेगा फिर वो फर्क नहीं पड़ता, फिर वो उनको फर्क नहीं पड़ता। देखिए यही बात है ना कि आप डेडलाइन मीट कर रहे हो तो फिर आप 3 करें प्रोजेक्ट्स या 4 करें तो वो उस लिहाज से बेहतर ही हो रहा होता है। चैलेंजेस फिर भी क्या हैं अभी तक जो आज तक फेस करी हैं डे 1 से और आप चाहती हैं कि बेहतर हो जाए, बिकॉज आपका काम चैलेंज एक स्टूडियो के अंदर नहीं है। हाँ अब एक चैलेंज तकलीफदा हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर आर्ट के बारे में अगर कोई गुफ्तगू करता है ना तनकीद की नज़र से, तो वो फिर समझा जाता है कि ये शायद कुछ ज़्यादा ही अपने बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ आर्ट जो ना पस्ती का शिकार इस सेंस में हुआ है कि जो आर्ट पे बात करने वाले लोग थे उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है, तो हर चीज़ को आर्ट समझा जाता है।
ठीक है, लाइक जैसे हम एक आम सी चीज ले लेते हैं जो हर हर घर को पता होगा, परांदा। बिल्कुल ठीक है, परांदा आर्ट नहीं है, वो दस्तकारी है। लेकिन अगर वो परांदा कोई बुन रहा है तो कह रहा है जी ये भी आर्ट है। नहीं, वो आर्ट नहीं है, वो दस्तकारी में शामिल होती है, वो हमारी तहजीब और हमारी सकाफत का हिस्सा है। ठीक है, जो आर्ट होता है वो हमेशा आलमी सतह पे आपकी सोच को पहुंचाता है। ठीक है, वो आपकी किसी तख्लीक को, आपके अंदर की चीज को सामने लेके आता है, कोई नई चीज होती है, वो क्रिएटिविटी होती है। परांदा भी क्रिएटिविटी में शामिल हो सकता है, लेकिन वो हमारी तहजीब का हिस्सा है, वो हमारी सकाफत का हिस्सा है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है वो, देखें बिकॉज हमें ढेर सारे सेम परांदे नजर आ रहे हैं ना, क्रिएटिविटी उसमें उस तरह से अब नहीं रही। हाँ, जिस वक्त बना होगा उस वक्त वो आर्ट पीस ही होगा, लेकिन अब आर्ट पीस शायद नहीं रहा वो। जी, तो वो आपके जब इस तरह से कोई सकाफत का हिस्सा होता है तो वो दस्तकारी में शामिल हो जाता है। और दूसरा ये कि आपके पास ना अगर दो तरह के फर्ज किया इंसान के मुजस्मे बना के रख दिए, जो एक पे नैन नक्श कम है, जैसे कि फर्ज किया हम देख होते हैं जिन्होंने कपड़े पहने होते हैं डमीज, जी जी जी, उनको एक तरफ रख दिया जो, और एक तरफ इंसान जो मैंने बनाया उसको रख दिया, तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा ना। लेकिन वो उसमें प्राइस वाला फर्क वो भूल जाते हैं। वो कहते हैं मैडम ये 25,000 का मिल रहा है, आप 5 लाख का क्यों बेच रही हैं? कहना तो ले लो 25 वाला फिर। हाँ, 25,000 का आप हाथ मोड़ के दिखाए ना। उसने वही रहना, उसने वही ड्रेस पहनना है जो उसको पहना दिया जाएगा या एग्जीक्यूट होकर फैक्ट्री से निकला, और फैक्ट्री से जब वो निकला है तो उसकी डाई से उसके 20 पीस निकले हैं। लेकिन जो मैंने बनाया वो सिंगल पीस था, तो मेरे उसके ऊपर डाई शाई हर चीज का खर्चा हुआ है। तो ये चीज़ वो नहीं देखते हैं, और ना ही वो जज कर पाते हैं कि डमी के पीस में और इंसानी जो पीस है उसमें क्या फ़र्क है। उस फ़र्क को तनकीद निगार बता सकते हैं। उनके बोलने की बड़ी ज़रूरत है जो कि चुप हो चुके हैं। क्योंकि हम बोलेंगे तो मसला होगा। कहेंगे कि जी अपनी मुंह मियां मिट्टू। ताज़ा कोई मसला हुआ है। नहीं, मसले हर शख्स को, इधर आर्टिस्ट को होते हैं। बल्कि अब तो एक और बड़ा शदीद, अभी कल ही मुझे एक आर्टिस्ट की फ़ोन कॉल आई थी, तो कहते हैं मैडम आप प्रेसिडेंट रही हैं तो हम अपनी कोई यूनियन बनाते हैं जिसमें अपने रेट्स को फिक्स कर सकें, क्योंकि हमारे साथ जो काम करने वाली लेबर होती है वो हमारी टेक्निक्स देख जाती है। हम तो पढ़ लिख के सीख के आए होते हैं, वो टेक्निक्स देख जाती है, उनको फिर क्रिएटिविटी तो नहीं आती, लेकिन कम अज़ कम वो एग्जीक्यूट कर सकते होते हैं चीज़। तो जो एग्जीक्यूशन होती है वो इस लेवल की तो नहीं होती। लेकिन हम जहाँ दे के आते हैं कि जी फ़र्ज़ की हमने 2 रुपये की चीज़ बनानी है, तो कहते हैं मैडम हम मोनी को जाके कहते हैं हम आपको 4 आने में बना के देंगे। हम भी उनके मुंह की तरफ हैरान होकर देखते हैं कि कैसे करेंगे, और फिर वही बात है वो लोग भाग जाते हैं, वो काम छोड़ के भाग जाते हैं। लेकिन उससे क्या हो रहा है, हमारी जो मार्केट है वो डाउन हो रही है, ख़राब हो रही है। लोगों के अंदर ये सेंस नहीं आ रहा है कि उनके काम और हमारे काम में चेंज है, बहुत फ़र्क है। आर्ट होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और फिर जब एक रिफाइंड आर्टिस्ट, एक एक्सपीरियंस्ड आर्टिस्ट, एक क्रिएटिव आर्टिस्ट काम कर रहा होता है तो ज़ाहिर है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वो पहली निगाह में ही आपको मालूम हो जाता है, मानना ना चाहे दिल से वो एक अलग बात हो जाती है। वो भी उसके लिए ज़रूरी है कि आपके यहाँ पे आर्ट की कुछ दर्जात हो कि हाँ जी आर्ट को इस नजर देखना चाहिए, समझा जाए। अच्छा, लेकिन कैसे हम आर्ट इंडस्ट्री को फ़रोग दे सकते हैं? क्या इस्लाहात लाने की ज़रूरत है? क्या चेंजेस हैं जो कि आप चाहती हैं फ़ौरन? काफ़ी चीज़ें आपने ऑब्वियसली मेंशन तो की हैं, बट ऑब्वियसली एज ए इंडस्ट्री हम इसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं? देखिए मैं हमेशा कहती थी कि गवर्नमेंट पे कुछ नहीं फेंकना चाहिए, आपको अपनी कोशिश अपने तहीं करनी चाहिए। तो मैं अपने तहीं जो कोशिश कर सकती हूँ, जैसे आपके थ्रू अपने एक मैसेज पहुँचाना है कि तनकीदगार आगे आएँ, बोलें कि ये आर्ट और ये आर्ट नहीं है, ये भी एक चीज़। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि नहीं हो पा रहा है इतने अरसे से, तो फिर मेरे ख्याल से ऐसे वक्त के ऊपर हुकूमत को सामने आना चाहिए। हम देखते हैं कि समटाइम्स वो सिर्फ बजट कम करने के चक्कर में किसी ऐसे आर्टिस्ट को, किसी ऐसे शख्स को काम सौंप दिया जाता है कि फिर वो काम ख़राब हो जाता है, और बाकी फिर वो एक पूरी जो आर्टिस्ट बिरादरी है ना उसके ऊपर एक धब्बा लग जाता है कि अच्छा इस जगह पे और ये काम ये बड़ा डैमेजिंग है। बिल्कुल, अब ठीक है। लेकिन अभी मुझे अगर ये कह दिया जाए कि मैं कोई सी भी फील्ड जो मुझसे रिलेटेड नहीं है, मुझसे कह जाए कि इसका फैसला करो, इसका प्रोजेक्ट करवा लो, तो डेफिनेटली मेरे अंदर ही वो कैपेसिटी नहीं थी। तो कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि जिसको कहा जाता है ये आर्ट का वक्त करवा लो, उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो समझ सके कि आर्ट किसको कहेंगे और ये लोकल काम जो है उसको क्या है। तो वो उसको जब समझ नहीं आ रही तो उसने वो बचत को ही फिर प्रेफर करना है कि अच्छा जिसमें बच रहे ऐसे काम करवा ले। अच्छा, वैसे एक तरफ हम ये बात करते हैं कि आपकी ऑब्वियसली एक अपनी राय है, टोटली रिस्पेक्ट दैट, बट एक तरफ हम ये बात करते हैं कि आर्ट जिस तरह आप कह रही हैं कि किसी से भी करवा लिया तो आप उसको देखें तो वो आर्ट तो नहीं है, बट एट द सेम टाइम हम ये भी कहते हैं कि आर्ट जो है वो एक तरह से हर कोई अपने तरीके से उसको एक्सप्रेस करता है। हर एक का अपना तरीका एक्सप्रेस करने का, कोई लिमिट नहीं है उसकी, और अपने तरीके से वो काम करता है। इस पे मैं रोशनी डालती हूँ। देखिए, एक चीज़ है जो अल्लाह मियां ने बना दी है। अल्लाह मियां ने लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी कि अल्लाह मियां ने इस दुनिया के अंदर एक सेट पैटर्न्स रख दिए हैं कि अगर आपको ब्राउन जहाँ बड़े तादाद में नजर आ रहा है तो उसके साथ ब्लू नजर आ रहा है, आसमान और ज़मीन। ऐसे ये मास्टर इसको कहते हैं कि मास्टर कंपोजिशन या कंट्रास्ट, क्योंकि अल्लाह ने की, लोगों ने जज की, उनको किताबों पे लिख दिया, और वही हमारी आंख को भली लगती है क्योंकि हम पहले जैसे पैदा होते हैं और आज तक देखते आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम उनके साथ प्ले करना शुरू हो जाते हैं, तो अगर खूबसूरती के साथ प्ले करें तो आर्ट है,
और अगर खूबसूरती के साथ प्ले नहीं कर रहे तो वो आर्ट नहीं है। वो सिर्फ यही है कि किसी ने तख्लीक तो कर दी लेकिन वो आपकी आंख को भला नहीं लग रहा। जो आपकी आंख को भला नहीं लग रहा उसको कभी भी ऐसी जगह नहीं लगाना चाहिए जहाँ पे आलमी सतह पे कुछ लोग आ रहे हो और पता चले कि यहाँ पर वो चीज़ लगे कि उनको पता ही नहीं कि आर्ट के असूल क्या थे, हाँ, कुछ ऐसी जगह पे वो आर्ट पीस ना हो जहाँ पे उसकी रीच ज्यादा है और लोग देखेंगे और उसमें आप एक कंट्री का इमेज फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे अभी देखे ना क्लासिकल है, गाना कोई भी गाता है तो सारे कहते हैं जी गाना सुन लेते हैं, लेकिन एक क्लासिकल म्यूजिक के अगर वो सीख के फिर गाने की तरफ आते हैं, आप उसकी बेसिक सीख के आते हैं तो फिर आप अपने गाने को कभी भी खराब नहीं करते, अपने राग नहीं खराब करते। सही बात है, वेरी ट्रू। चलिए अब आ जाते हैं जो आप इस वक्त बेरोजगार और माजूर बच्चों के साथ काम कर रही है। माशाल्लाह ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव भी है कि कैसे उनको एम्पावर करना है, कैसे उनके अंदर उस हुनर को पहचानना है और उसको पॉलिश करना है। सो थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट से मुतालिक बताएं। अच्छा, पहले मैं करती थी कि जिस इलाके में जाती थी वहाँ के लड़कों को या लड़कियों को कहती थी कि आ जाओ साथ में और सीख लो, ताकि इलाके मैं ज़्यादातर काम करने के लिए ना इंटीरियर्स की तरफ भी जाती थी। ठीक है। तो मुझे होता था कि वहाँ के लोगों में कम से कम शौर तो पैदा हो कि आर्ट सीखना करना चाहिए। तो उसके साथ साथ मैंने देखा कि बहुत सारे माजूर बच्चे भी हैं जिनको बड़ी शदीद ज़रूरत है, जो करना चाहते हैं कुछ ना कुछ, वो पहले उनके दिल में होता है कि हम मतलब स्पेशल चिल्ड्रन हैं तो हम फैमिली के ऊपर बोझ हैं, तो हम कुछ ऐसा करें कि हम उनके ऊपर बोझ ना रहें या हम उनके लिए कुछ कर सकें। तो वाकई ये फीलिंग्स जब मुझ तक पहुंची तो मैंने बहुत सारे बच्चों को फिर अपने साथ अटैच कर लिया। फिर क्या होता है कि मैं एक आध दिन रख लेती हूँ अपने स्टूडियोज़ के अंदर और सबके माँ बाप से कहती हूँ कि एक दिन के लिए अपने बच्चों को लेके आएगा। तो उन दिन मैं एक्टिविटी करवाती हूँ और उसके बाद फिर उनकी एक्सपो करवा के उनको दुनिया तक पहुँचाती हूँ, किसी के साथ अटैच कर देती हूँ कि उनसे पेंटिंग उनकी खरीदते रहें। और किसी बच्चे को मसला परेशानी होता तो ऑनलाइन भी मुझसे सीख लेता है। पिछले दिनों मुझ पर कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनी थी, तो वो डॉक्यूमेंट्रीज बनी ही सारी इसके ऊपर। एक इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री पिछले दिनों बनी है, उसमें बनी इसी बात के ऊपर है कि मैं कैसे स्पेशल चिल्ड्रन के साथ काम करती हूँ। जबरदस्त। और कैसे मेंटल हेल्थ उनकी ठीक होती है। ये देखिए ये भी बड़ा होता है कि आप एक्सप्रेस तो करते हैं आर्ट के थ्रू, बट आपकी फीलिंग्स कहीं ना कहीं तो एक्सप्रेस हो रही है ना, निकल रही है दिल से। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जो कर रहे थे घर में बैठ के, उनको समझ नहीं आती कि तरीकाकार क्या है। उनको मीडियम्स का बताना, उनको बताना कहाँ से मिलेंगे। बल्कि मैं तो ये भी करती हूँ कि मैं उनके लिए उनके माँ बाप को कॉल करती हूँ, कोई नया बच्चा होता है, मैं कहती हूँ इतने बज के इतने मिनट में इस दुकान के सामने खड़ूंगी, बच्ची को लेकर आ जाइएगा। मैं वहीं जाके उनकी सारी चीज़ें उनको खिदवा देती हूँ और मैं कहती हूँ जी चले जी। और ये मेरी तरफ से उनके लिए गिफ्ट होता है। मैं कहती हूँ बच्ची की शुरुआत मैं करवा रही हूँ, उसके बाद ये अपने एक्सपेंस ऐसा था खुद उठाएगी। वो इसलिए मैं करती हूँ ताकि बच्ची को पता चले कि एक तरह से आपको सपोर्ट तो चाहिए ना, आप बुनियाद रखती हैं और उसके बाद आगे वो लेके चलेंगे। आज के दौर में सोशल मीडिया एक आर्टिस्ट के लिए चैलेंज है या अपॉर्चुनिटी? दोनों। उन आर्टिस्टों के लिए जिनको काम नहीं आता और वो लगा देते हैं, और देखने वाले को क्योंकि नहीं पता कि काम क्या चीज़ होती है, आर्ट क्या चीज़ होती है, तो वो भी प्रमोट हो रहे हैं। और जिनको काम आता है वो उनके पास वक्त ही नहीं है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर जाए। लेकिन ज़रूरत कितनी है, देखिए ज़रूरत कितनी है, ज़रूरत बहुत शदीद। देखिए एक तो आप काम आता भी है, काम अच्छा भी है, तो फिर एक जिम्मेदारी भी आ जाती है। क्योंकि देखें अगर आपका अच्छा काम नहीं जा रहा सोशल मीडिया पे और दूसरा काम आ रहा है तो फिर आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते, क्योंकि जाहिर है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मैं कहती हूँ मेरी गलती है। मैं कहती हूँ कि कोई अगर आपको नहीं जानता तो ये आपकी गलती नहीं, उसकी गलती कि उसकी नॉलेज कम है। भी आप तो रोजाना आ रहे हैं ना पीटीवी के ऊपर, वो देख ले आपको। What a lovely line। तो अब हमको ये मत कहना एंगस को जानता कोई नहीं है, आपकी गलती है, ये हमारा कोई मसला नहीं है इसमें। भाई कोई प्राइम मिनिस्टर को नहीं जानता, कोई अच्छे जैसे सादकैन को अगर कोई नहीं जानता तो ये उसकी गलती है ना, वो पढ़ता ना भाई। सही बात है, वो मुख्तलिफ शोबों को पढ़ता, जानता, आगे बढ़ता, वो क्यों एक गली के कोने में रहा? बाकी लोग बाज़ औक़ात शऊर होता नहीं है, सीख नहीं रहे होते, तो वो उस लिहाज से भी कमेंट्स आ जाते हैं कहीं ना कहीं। बट ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इतना नॉलेज गेन करें कि आपसे जब कोई बात करे तो आप डिस्कशन कर सकते हो। और देखिए सिर्फ आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहे, हम ओवरऑल भी बात करें कि अक्सर औकात हम जब बात करते हैं ना, अच्छा वो फलानी चीज़ तो ये, तो हम कहते हैं अच्छा वो उसको तो मुझे तो नहीं पता उस चीज़ को के बारे में क्या है, वो तो उसकी इतनी हाइप नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपको नहीं पता उसकी हाइप नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो आपकी नाअहली भी हो सकती है कि आपने उसके बारे में कोई पढ़ा नहीं, जानने की कोशिश नहीं, आपका अपना इंटरेस्ट भी हो सकता है। मेरी पहले तो मैं प्रेसिडेंट रही हूँ चैम्बर की, उसके बाद मैं अभी बहुत सारी कंपनीज के साथ एज अ डायरेक्टर भी चल रही हूँ। इसमें जो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है इस वक्त ये है कि मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डायरेक्टर बनी हूँ। ओह वाओ, अभी 3 दिन पहले। माशाल्लाह। तो मेरी फैमिली बहुत खुश थी, सबने मुझे बड़ा प्यार किया
कि ये एक बड़ी अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि This यही is an चीज़ से फिर achievement. आगे आगे सीईओज की तरफ बंदा जाता है Absolutely कि आप ऐसे एक ही है। अच्छी देखिए हम चीज़ कहते हैं ना कि क्यों खवातीन लीडिंग रोल्स में क्यों नहीं आ रही, ज़ाहिर है वो आहिस्ता आहिस्ता आएंगी ना, बिल्कुल एक ऐसे। स्टेप बाय स्टेप आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि वन फाइन मॉर्निंग यू सी के एवरीवेयर इट्स अ सीईओ जो कि खवातीन है, takes time. इट टेक्स टाइम। और कब होगा? जब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, खवातीन को टैप करेंगी, इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, कंड्यूसिव होगा, और आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो करते हुए, प्रूव करते हुए अपने एबिलिटीज को, अपने टैलेंट को शोकेस करते हुए आप आगे बढ़े होते हैं। कोई मैसेज जो रिफत आप? जी जी। इसमें मैं ये बताना चाहती थी कि हुआ ये कि जब मुझे पता चला कि मैं एज अ डायरेक्टर, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से इस पर काम कर रही थी कि मैं आना चाह रही थी इस फील्ड की तरफ भी, तो मैंने कहा थोड़ा सा बिजनेस जब मैं कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए अच्छे तरीके से कि इंडस्ट्रीज़ को कैसे डेवलप करना है और मुझे मार्केट में कहाँ स्टैंड करना होगा। तो उसके लिए मैंने इस फील्ड को चुना। अब हुआ क्या कि जिस दिन मुझे पता चला कि मैं बन गई हूँ डायरेक्टर इसकी, तो मैंने जाकर सबके जो बाकी सब थे, जो आने वाले डायरेक्टर्स थे, उनके जो प्रोफाइल्स थे वो देखे कि जिसके साथ मैं बैठी हूँ उनके प्रोफाइल क्या पता तो हो। और जो सीईओ बनने वाले हैं, जिनको जाके मैंने वोट देना है कि हम सारे डायरेक्टर्स इसको सीईओ चुनने वाले हैं, उसका प्रोफाइल क्या है, क्या मैं सही बंदे को वोट देने वाली हूँ। मैंने जाके देखा तो इस वक्त वो 30 कंपनियों का डायरेक्टर था। तो मैंने कहा माशाल्लाह ये ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब वही बात आवली है कि पता होना चाहिए कि आप कहाँ बैठ रहे हो। और मुझे 33 सफ़ों का एक पेज पढ़ना पड़ा जो उन्होंने मुझे भेजा कि लास्ट टाइम की ये मिनट्स थे और अब की बार आगे ये मिनट्स होने वाले, ये मीटिंग इस पे होने वाली है। तो मेरे साथ जो सबसे बुरी बात है, मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि एक लाइन आप मुझे पढ़ाएंगे उसके बाद फौरन समझ कर एक इमेज बना के उसकी एक पेंटिंग बना सकती हूँ। अच्छा, ये तो बड़ा एक चैलेंजिंग मुझे एक लाइन पढ़ाने के बाद ना तो मैं फौरन से उसमें खो जाऊँ, विजुलाइज करेंगी फौरन से उसको, अच्छा आप क्या करूं इसके साथ में। बिल्कुल। तो 33 सफ़े पढ़ना मेरे लिए इंतहा का मुश्किल काम था, लेकिन मैंने पूरी कोशिश सिर्फ इसलिए पढ़ी कि मुझे जानना है कि मैं कहाँ खड़ी हूँ कल। That shows interest and that shows the responsibility, और ये वाकई बड़ी ज़रूरी होती है। रिफत, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज ग्रेट टू हैव यू। माशाल्लाह जिस तरीके से आप काम कर रही हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स कर रही होती हैं, जो कि हमें पाकिस्तान के हर जगह पर बहुत अच्छे लेवल पे माशाल्लाह नज़र आ रहे होते हैं। एंड सो ग्लैड टू हियर जिस तरीके से आप अंडर प्रिविलेज्ड इलाकों में जाकर काम करती हैं, माजूर बच्चों के साथ आपने काम किया, और उन बच्चों के साथ जिनको शौक तो होता है बट अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कोई सिखाने वाला नहीं होता कि कैसे सीखेंगे, उनको आप सिखा रही होती हैं। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। ऐसी केस स्टडीज़ है हमारे पास। एक खातून ऐसे ही, जब उससे शादी हुई, ऑब्वियसली उस टाइम पे भी उन्होंने निकाब रजिस्टर नहीं किया तो उसका एनआईसी भी नहीं था। प्रेगनेंसी के टाइम पे जब उन्हें ऑब्वियसली एक सर्टेन फैसिलिटी चाहिए थी, उन्हें पता चला कि अच्छा मुझे एक हॉस्पिटल में जाके फ्री अपना इलाज मुआवजा कराना है, तो उन्हें पता चला कि अच्छा मुझे एनआईसी बनवाना है, और हमने फौरी तौर पे उनका वो जो है वो प्रोसेस कराया। फिर जो डिसेबल लोगों की जो मैं बात कर रही हूँ, अच्छा वो नॉर्मल कार्ड तो बनवा लेते थे, लेकिन उनके लिए डिसेबिलिटी कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब डिसेबिलिटी कार्ड आपके पास होगा, जैसे मैं कह रही हूँ कि आप बैतुल माल से या उनके अपने बहुत अच्छे उनको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, तो उनको हमने बताया कि देखें आप ये फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। हमें पता है कि एक सर्टेन चीज़ है, लेकिन हुकूमत की तरफ से ये सब चीज़ें आप अवेल करें ताकि आपके लिए बेहतरी हो सके। उनको हमने इसका एक्सेस दिलवाया। हमेशा ये जो आप रेजिस्टेंस की बात करिए, ये खवातीन की तरफ से भी थी, क्योंकि अक्सर होता है ना कि सास का नहीं बना हुआ बहू की भी नहीं बनने दे रही, ये भी एक मामला होता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ मर्दों की तरफ से ही था। अच्छा, ये जायदाद वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट ये दोनों की तरफ से ही था, क्योंकि जो वही बात है कि हम कहते हैं ना हमेशा ये तो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है, जिसकी अगर वही बात है दादी नानी ने अगर नहीं देखा तो वो आगे भी कहेंगे अच्छा ऐसे ही सिस्टम चल जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, अब शऊर आ रहा है, लोग बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, या फिर उनको समझ आती है कि अच्छा यहाँ पे आके इस डॉक्यूमेंट की वजह से हमारे लिए मसले मसाइल पैदा हो गए हैं, तो डेफिनेटली वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और उसके ऊपर अपना आईडी कार्ड बनवा भी रहे हैं। ओके, अब ये देखें कि जिस बच्ची का आईडी कार्ड, आईडी कार्ड तो चलो बात की बात है, बेफॉर्म ही नहीं बना, बर्थ रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई, क्योंकि अब हम देखते हैं नॉर्मली स्कूल्स में तो देखें डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, हाँ, बट हाँ मे बी रिमोट एरियाज में शायद ऐसा मामला ना हो, छोटे छोटे स्कूल्स में शायद ये डॉक्यूमेंटेशन ना रिक्वायर्ड हो, बट स्टिल वो जो आगाज़ ही ऐसा हो रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं बना, फिर स्कूल में भी अगर गए या नहीं गए जो भी केस होगा, सो ये तो पूरा एक ऐसा सिस्टम है कि उनकी पूरी ज़िंदगी एक तरह से मुतासर है, उनको पता ही नहीं है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवेयरनेस, दे डोंट नो द बेसिक राइट्स। बिल्कुल ऐसा ही है, जो मैं बता भी रही हूँ कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने बहुत अवेयरनेस की है,
बहुत लोगों तक रसाई की और उनको सबसे पहले यही बताया है कि बच्चा है या बच्ची है, जो भी पैदा हुआ उसका डॉक्यूमेंट बनेगा। ये राइट है कि आप सबसे पहले उसका बर्थ रजिस्ट्रेशन करवाएं। उसके अलावा ज़्यादा जो हमें जो बता रही हूँ, आप रेजिस्टेंस की बात कर रही थी कि जब बर्थ रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही नहीं था तो ऑब्वियसली NIC प्रोसेस नहीं हो पाता था। उसकी वजह से नादरा ने बहुत अच्छी एक पॉलिसी बनाई है। 31 दिसंबर 2026 तक उन्होंने इसके अंदर एक्सटेंशन देते हुए ये किया है कि बिना बे फॉर्म के भी अगर उनकी जो फैमिली में से मर्द है, बहन भाई है, कोई भी आके वहाँ पे वो बायोमेट्रिक करके इसकी तस्दीक कर देते हैं तो उनका भी ID कार्ड बन जाता है। क्योंकि एग्जैक्टली आसानी कर दी हुई है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात जाए। अगर उनका किसी भी वजह से बेफॉर्म नहीं बना था तो वो अपना ID कार्ड बनवा लें और इसके बाद तो जितने भी लोग हैं वो बेफॉर्म सबसे पहले लाजमी है, बिकॉज़ बर्थ सर्टिफिकेट ये 31 दिसंबर 2026 तक मतलब 2026 पूरा ये है कि इस साल में आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ तो आप जाकर अपना शनाख्ती कार्ड फिर भी बनवा सकते हैं। तो देखिए इससे ज्यादा क्या फैसिलिटेशन होगी। बिल्कुल ऐसा। आप देखें हम नादरा की जब बात करें 24/7 अब वो सर्विसेज हैं आपके पास। जिस पहले तो होता ना चाहे एक टाइम है, इतना ऑफिस टाइम जो था 9 to 5 या जो भी टाइम मेंशन था, उसमें अगर आप जाते आप कहते थे रश है, फलाना मसला है, किस टाइम जाएं, हमारा ऑफिस है, वक्त नहीं मिल रहा। तो वो भी एक चीज खत्म कर दी गई है। 24 घंटे आपको रात को वो टाइम मिलता है। अक्सर लोग तो रात 12 के बाद जा रहे होते हैं कि जी हमें रश नहीं मिलेगा, हम जाएं और अपने काम ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पाक ID का बहुत अच्छा ये ऐप है। उसके अलावा जो आप बता रही हैं, फ्राइडे खास तौर पे डेडिकेटेड है। हर सेंटर में फीमेल्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है। फीमेल्स जाती हैं जितने भी नादरा के सेंटर्स हैं। फिर जो हम मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन की बात कर रहे थे कि डोर स्टेप पे आ रही है, तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं। बस हमें बताने की ज़रूरत है कि ये आपका हक है। सिर्फ यही बात नहीं है कि वोट, क्योंकि देखें वोट के अलावा भी आप सबसे पहले ये चीज़ देखें कि ऑनरशिप है। आप अपनी राय का हक रखते हैं। अपनी राय का हक रखते हैं। अपने आने वाली जो नस्ल और बच्चे हैं उनको अपनी सेहत को हर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो इसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब तो हर जगह ID कार्ड मांगा जाता है। कहीं अप्लाई करना है तो ID कार्ड आपसे मांगा जाएगा। कहीं आप जा रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी ज़ाहिर है वो देखा जाता है। सो फिर आप कम्यूट भी उस तरीके से नहीं कर पाते, आप अप्लाई नहीं कर पाते, आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब ही नहीं कर पाते। और अब तो हम देखते हैं बहुत से देही इलाकों में बहुत सी खवातीन ई-कॉमर्स कर रही होती हैं, डिजिटल मार्केटिंग कर रही होती हैं, और जब उनकी रेमिटेंसेज या उनके फॉर दैट मैटर जो भी उनके अमाउंट आनी होती है उसके लिए फिर उन्हें रिलाई करना पड़ता है किसी और मर्द पे, और बड़ा अच्छा का फिर नहीं पता होता। और समटाइम्स ज़ाहिर है एक तो वो एडिशनल जिम्मेदारी उस मर्द के ऊपर भी है। आई वुड से दैट कि वो जो उसको मैनेज करेगा, वो जाएगा, लेकर आएगा, पैसे देगा, और एक ट्रस्ट डेफिसिट भी फिर कायम हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप अपने चीज़ें खुद मैनेज कर रहे हों। जो आप लोगों ने ये काम किया और बहुत से इलाकों में आप लोग गए, अवेयरनेस पे काम किया, रजिस्टर कराया, कितनी तादाद, कोई नंबर अगर आप शेयर करना चाहें कि इतनी बड़ी तादाद हमने रजिस्टर करवाई है इस एक प्रोसेस में? मैं जस्ट पंजाब के 3 डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे हमने काम किया, हाफिजाबाद, लाहौर में और सियालकोट में, वहाँ पे वर्किंग डेज अगर मैं निकाल के बताऊँ, 40 वर्किंग डेज के अंदर हमने 9,000 प्लस लोगों को, फीमेल्स को रजिस्टर किया है। और जिसमें जो बता रही हूँ कि कुछ माइनॉरिटी के लोग भी हैं और डिसेबिलिटी वाले लोग भी हैं। इसी तरीके से ये प्रोजेक्ट हमने साइड बाय साइड KP में भी रन हुआ है, कराची में भी हुआ, तो वहाँ पे भी सिग्निफिकेंट नंबर्स हमें विद इन दिस पीरियड ऑफ टाइम देखने को मिला। तो आप ये देखें, और फिर हमें ये जाके ये चीज़ें पता भी चली जो मैं बता रही हूँ कि पंजाब में समझा जाता है कि बहुत अच्छा कल्चर है, सब भी लोग रजिस्टर हैं, लेकिन नहीं, ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ भी हैं जहाँ पे इस चीज़ के बारे में सुना भी नहीं जाता कि हमारी ख़वातीन बाहर आएंगी या कोई आके उनसे बात क्यों करेगा कि वो रजिस्टर हो या उनका नाम लिया जाए। तो उनको हम फिर अवेयर कर रहे हैं कि उनका नाम हम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि उनकी शनाख्त होनी चाहिए। क्योंकि देखिए वही बात है, शनाख्त होगी, अब पूरी ज़िंदगी कफालत करने के लिए हो सकता है कि कोई साथ में ना रहे, तो उसकी एक शनाख्त होगी तो फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। कल को कोई भी मामला करना पड़े, कोई कानूनी कार्रवाई करनी पड़े, हर एक चीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। तो यही हम उन्हें समझाते हैं। ओके, तो जब आप लोग जो नादरा के साथ काम कर रहे हैं, क्या ये डाटा भी हमारे सामने है कि अगर पाकिस्तान की एक्स आबादी है, सो उसमें कितने % ऐसी ख़वातीन या ऐसे लोग हैं जो कि आबादी का हिस्सा तो हैं, हमारे रिसोर्स को इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेड नहीं है? जी, वही मैं बता रही हूँ कि जब हम वोटर और उसके बाद निकल के आता है ना कि हमारी पॉपुलेशन सेंसस कितना आता है, वोटर कितना है, और उसके अलावा जेंडर गैप, ये चीज़ पता ही वहाँ से चली है कि अच्छा मेल हजरात में हमारे पास रजिस्टर वोटर तो इतना था, लेकिन वोट डालने वाली ख़वातीन पहले बहुत ज़्यादा कम हो गई। इसी चीज़ के बाद उन्होंने एक जो है ना इसके ऊपर एनालिसिस किया, सर्च किया, और फिर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलते हुए जब उन्होंने ये प्रोजेक्ट किया तो उसमें पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं है। और नादरा तो माशाल्लाह एक्सटेंसिव किस्म का काम कर रहा है। पूरे अफ्रीका में इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना उनको अपनी सर्विसेज दे रहा है, बांग्लादेश और पता नहीं कहाँ पे। तो हमारा अब ये सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। और ये चीज़ें वहीं से निकल के आई हैं कि श्रीलंका में ये जो जेंडर गैप है ये माइनस है। माइनस इन द सेंस
फीमेल्स ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं, मेल वहाँ पे कम रजिस्टर्ड हैं। बांग्लादेश में ये इक्वल है। तो जब हम साउथ एशियन पर्सपेक्टिव भी एक देखते हैं तो हमें जी एग्जैक्टली तो हमें होता है कि वाई हमारी फीमेल्स क्यों पीछे रह रही हैं, उनको ये समझाया जाए कि ये आपका राइट है। श्रीलंका में मर्द पीछे क्यों रह रहे हैं, वहाँ पे क्या इशू है? ये तो खैर उनके अपने डायनामिक्स है, लेकिन हम उसको इस तरह से देखते हैं कि देखें अगर वो इस तरह से हो सकता है तो वाई नॉट, हम तो बैलेंस करना चाह रहे हैं ना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम नेगेटिव जा रहे हैं। ये उनके अपने डायनामिक्स ऑब्वियसली वो कंट्री के समझ सकते हैं, लेकिन ये स्टेटिस्टिक्स जो है मैं आपसे इसलिए शेयर भी करूँ कि साउथ एशियन ये स्टेटिस्टिक्स हैं और हम भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एटलीस्ट बांग्लादेश उसको इक्वल लाजमी करे, सब लोग जो हैं वो रजिस्टर्ड लाजमी। ओके, अच्छा जो खवातीन एक तो हम बात करें ना, अभी मे भी कोई 10-15 साल की लड़की होगी, शायद 18-20 साल की, जिसका नहीं बना तो वो जो सिबलिंग्स के साथ जाएंगे बन जाएगा उनका बायोमेट्रिक के बाद। 70 साल की खातून, 80 साल की खातून, 60 साल की खातून, शायद वो घर में सबसे एज ज़्यादा उन्हीं की होगी प्रॉबेबली। तो बड़ा चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है। वो किसको लेकर जाएंगे? बिल्कुल वो बहुत चैलेंज है, उनके लिए स्पेशल डिफरेंट पॉलिसीज़ होती हैं। जैसे नादरा की पॉलिसीज़ हैं, मैरिड लड़की के लिए अलग पॉलिसी है, नॉन मैरिड, अब जो मैरिड ऑब्वियसली उसके साथ हस्बैंड चला जाता है और वहाँ से जो है उसकी जो मैका है वहाँ से अम्मा या अब्बा में से कोई आ जाता है। नॉन मैरिड है तो डेफिनेटली सबसे पहले फादर, फिर मदर, अगर वो नहीं है तो एक्सटेंडेड फैमिली में आपके बहन भाई या चचा मामा ताया ये भी आ सकते हैं। तो ये टोटली जो नादरा की पॉलिसीज़ हैं वो खैर ऑनलाइन भी हैं और हमने भी लोगों को जाके केस टू केस वेरी करता है। फिर ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप जो हैं वो फोत हो चुके हैं, वो डिसीज ना, तो डेफिनेटली पहले वो जैसे मैंने बताया पाक आईडी वगैरह के थ्रू बहुत आसानी से फौरी तौर पर आपको वो डॉक्यूमेंट मिल भी जाता है, तो वो चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो यूवी बोर्ड भी बने हुए हैं, फिर वो जो अंडर वेरिफिकेशन फिर नादरा अपने बोर्ड के थ्रू, फिर कोर्ट चैलेंजेस, तो हर केस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये है कि सारी पॉलिसीज इन प्लेस्ड हैं जिसके तहत मैं बता रही हूँ कि जो एजेड भी लोग हैं तो उनके भी हमने सिस्टम पे ट्रस्ट करना है, ट्रस्ट भी करें। प्लस अगर कोई सिस्टम किसी जगह पे थोड़ा टफ भी है, उसके चैलेंजेस भी हैं या उसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा भी है, तो उसको इस तरह अंडरस्टैंड करें कि देखें कोई और ना बनवा ले आईडी कार्ड। हमने देखा है अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से ना कि बहुत से वहाँ के लोग जो यहाँ पे कई सालों से रह रहे थे उन्होंने बनवाने की कोशिश की हुई है। सो ऐसे में वो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपके सिबलिंग्स के, पेरेंट्स के, फैमिली के, एक्सटेंडेड फैमिली के, वो डाटा ज़रूरी है ताकि कोई और रजिस्टर ना हो जाए, क्योंकि ज़रा उनके लिए पॉलिसीज डिफरेंट है। उन्होंने ज़रा अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट बनाना होता है कि अगर वो यहाँ पे रह रहे हैं, बिकॉज फॉर अस दे आर फॉरेनर्स, जिस भी मर्जी आपके मुल्क का आपका ताल्लुक हो, पाकिस्तान में रहेंगे तो यू हैव टू हैव अ सर्टेन डॉक्यूमेंट। बट अगर आप एक पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी शहरियत रखते हैं, शरीयत के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, उसके लिए फिर आपके पास वो जो तमाम फैमिली मेम्बर्स या जो भी अवेलेबल हो उनका होना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सीक पॉलिसी और प्लान होता है जो कि इन प्लेस होता है। बिल्कुल। अच्छा महविश, अभी तो एक जने ये तो है कि जिनका सिरे से आईडी कार्ड बना हुआ ही नहीं था, वो तो एक्सपायर्ड जी, हाँ ये भी चक्कर है ना, वो रिन्यू कराने के लिए इतना वक्त लोग लेते हैं और वो कहते हैं अच्छा ठीक है चल जाएगा, कोई नहीं दे देंगे इसमें। उसके क्या नुकसान आते हैं? क्योंकि कुछ जगहों पे एक्सेप्ट हो जाता है कि चलिए ठीक है रिन्यू नहीं, लेकिन कम से कम रजिस्टर्ड तो है ना, मतलब है तो सही ना आईडी कार्ड, लेकिन इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं क्योंकि आपने रिन्यू नहीं करवाया वहाँ अपना आईडी कार्ड। अच्छा मैं वही उसमें बता रही हूँ, जो MRV है ना उसका एक पूरा सिस्टम इन प्लेस है। एक दिन में उनकी जो कैपेसिटी है वो 70 to 80 और ज़्यादा अच्छी, अगर मतलब किसी रुकावट के बगैर चलता है, सिग्नल अच्छे आते हैं तो 100+ भी लोगों को रजिस्टर करते हैं। उसमें भी वो यही उनका कोटा होता है कि एटलीस्ट 30-40 उसमें न्यू लोगों को रजिस्टर करें। बाकी जो आप कह रहे हैं रिन्यूअल वाले और जिनके एक्सपायर हैं उनको भी डोर स्टेप पे जाके सर्विस दी जा रही है। एंड डेफिनेटली जैसे आपने कहा, मेरे ख्याल में वोट डालने के अलावा और ऐसा कोई काम नहीं है जो एक्सपायर के ऊपर जो है आप कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके ऊपर भी हम लोग जाके मसाजिद में बाकायदा ऐलान करते हैं उससे पहले ही जाके कि कल इतने बजे से लेके इस टाइम तक आपके मोहल्ला में एग्जैक्ट जगह बताते हैं कि वो जो मोबाइल रजिस्ट्रेशन वैन है वो आएगी, जिसमें न्यू NIC बनाना है वो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, जिसका एक्सपायर है वो अपने ये डॉक्यूमेंट्स लेके पहुँचें और वो लोग फिर आके उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो मैंने अभी यहाँ पे जो आपको डाटा बताया वो सिर्फ उनका बताया जो हमने न्यू रजिस्ट्रेशन कराई है। डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा नंबर रिन्यूअल का था या जिनके जो आप एक्सपायरी के कह रहे हैं, ये जिन्होंने कुछ बहुत जो चेंजेस करवाने थे वो सारे भी हमने फैसिलिटेट किए। ओके महविश, थैंक यू। और दूसरी बात ये कि ज़ाहिर है जिस तरह से आप लोग काम करें, वी रियली विश एंड होप कि एज सुन एज पॉसिबल जितनी खवातीन है, इवन मर्द भी या कोई भी जिसका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ, डॉक्यूमेंट नहीं बना हुआ, यंगस्टर्स हमारे लड़कों की बात करें 18 साल के हो गए, उम्र अच्छी खासी हो जाती है, उसके बाद भी नहीं बनवाते, वो कहते हैं बनवा लेंगे। बिल्कुल जो रवैया ना कि कर लेंगे, हो जाएगा, बनवा लेंगे, प्लीज इससे निकलें। जो काम जिस वक्त पे करना होता है वो करना चाहिए, बहुत जरूरी है। थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे, वापस आएंगे, स्टे विद अस।
अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। पाकिस्तानी खाने जुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। पानी के किनारे बड़े बड़े शहर आबाद हुए हैं, बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन आबाद हुई हैं। उन्हीं सिविलाइजेशन का एक हिस्सा काला बाग भी है। कमाल है, संडे को भी तुम्हारी हाजिरी लगी हुई है और हॉलीडेज में भी एक एब्सेंट नहीं। भाई कमाल हो गया, क्या कमिटमेंट है पढ़ाई के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। रांझा साहब, एक तो आप जब रांझा साहब कहती हैं ना जी, मैं समझता हूँ कि मैं असल रांझे में तब्दील हो गया हूँ। हम सारे पढ़ाई के मारे, रिस्क यहाँ भाई रिस्क है प्यारे, होंगे फिर भी वारे न्यारे वारे न्यारे वारे न्यारे। चलती है जो हमारी यारी, आज तेरी कल मेरी बारी, लव के टेस्ट की फुल तैयारी। तू बन जा, हाँ बन जा, हाँ मेरी जाना बन जा मेरी तू अब गुड लक। ओ भैया गुड लक मैं तेरा गुड लक सर जी गुड लक तिलक। एक छोटा सा वादा चाहता हूँ तुमसे कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी। मैंने मोहब्बत तुम्हारा साथ निभाने के लिए की है, साथ छोड़ने के लिए नहीं। तुम मेरे तकलीफ ज़दा पैरों पर हाथ लगाकर मुझसे माफी मांगो। मैं माफी चाहता हूँ। सॉरी नॉट एक्सेप्ट। शुजा के पैसे खाने ना बेटा, दुनिया छोड़। मेरे शुजा को पूरे 50,000 की नौकरी दी गई। शुजा मुझे एक नजर नहीं पाती तो मैं कैसे अपनी बेटी उसके हवाले कर दूं? अच्छा खासा कमा तो रहा हूँ। क्या बताओगे कि मैं चोरियां करता हूँ? मैं चाह रहा हूँ बेटा कि तुम्हारी और मायरा की शादी कर दूं। तुम्हारी जिंदगी का फैसला मामू कैसे कर सकते हैं? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मामू जान के सामने मैं एक लफ्ज नहीं बोल सकता। हमारी रिवायात के मुताबिक लड़कियों की पसंद और नापसंद की कोई अहमियत नहीं। हम ना निकाह कर लेते हैं। अगर इस सब में एक लफ्ज भी छोड़ सके तो तुम्हारे टुकड़े करवा के दफन करवा दो। बदला लेने के लिए शादी करना चाहते हैं, लेकिन याद रखना मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। माँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है और आप लोग बैठे चाय पी रहे हैं।
मैं मायरा की शादी तुम्हारे अलावा किसी और से तो होने नहीं दूंगी। वही तो है सारी जायदाद की वारिस। जब गैर तुम्हें इस घर के बाहर खड़ा कर देंगे तब तुम्हें मोहसिन अली की बातें याद आएंगी। जुलेखा, मैं तेरा सब कुछ छीन लूंगी। अली से ये क्या किया है तुमने? माँ को जीते जी मार दिया। किस्मत में ना हो किसी के भी दर्द दिलों के। आ जाओ सब, खींचो खींचो। कर दिया दिल पे जादू, तुझे देख के दिल पे तीर चले रहे न दिल पे काबू। बहुओं के हाथों में दम है। पूरे खानदान के कपड़े मैले हो गए हैं। ये सरदर्दी क्या कम है? बहुत कम है मेरे बोनस ट्राई स्टार के सामने। बनाए झाग ज्यादा, निकाले दाग ज्यादा, कपड़े धोए सबसे ज्यादा। वही रस्साकशी एक बार और होगी। सोच लो, इस बार बहुओं के साथ उनकी सास भी होगी। वाह क्या बात है बोनस की। अपनी गलती को दुरुस्त करके दोबारा ट्राई करना चाहिए। तुम बहुत बड़ा बॉक्सर बन सकता है, तुम में टैलेंट है। पूरा लियारी खुश है कि तुम डॉक्टर बन रहा है। लियारी का लोग तो तब खुश होगा जब हम लियारी की आवाम के लिए काम करेगा। मैं तो चाहती हूँ कि फैसल भी मेरे साथ चले। अरे हम लोग का नाम रोशन करने का शौक है ना, तो हमारे साथ चल समंदर, मछलियाँ पकड़ ज्यादा। मेरे पास सिर्फ डैडी है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहती। मैं आपको मना करती तो मुझे बहुत मायूब लग रहा था। कितनी बार मना किया, नहीं करो ये सब, तुम हमारा बात नहीं मानते है। अरे बॉक्सर, तुझे डर लग रहा होगा? मत्ता नहीं है, और अब तेरे को डरना चाहिए। मैं ये सोच रहा था कि जाने से पहले तुम्हारी अपनी शादी की बात कर लूं बाबा से। उसे कैसे समझाऊं? वो मेरी बात कभी नहीं मानेगी। कुछ भी है, मगर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अंदर तुमने मेरी बेटी के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिल की बात जबान पर नहीं लाओगे तो चेहरे पर तो आ जाएगी। नहीं माया, ऐसा नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। रोहिल ने क्या कह दिया मुझसे? मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं और आयान एक दूसरे को पसंद करते हैं? माया मेरी बेटी, तुम माया की जगह तो नहीं ले सकती ना। ये आप अच्छा नहीं कर रहे तारिक साहब। रोहिल एक अच्छा लड़का है, मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो मेरा बेटा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हें खुश रखेगा।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी थैलेसीमिया की आगाही का दिन ऑब्जर्व किया जा रहा है। थैलेसीमिया के खिलाफ आगाही का ये दिन, जिससे मुतालिक हम ये सेगमेंट भी कर रहे हैं और आज कुछ ऐसे मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे कि जिनका बहुत गहरा ताल्लुक़ है इस बीमारी के साथ, और जिस तरीके से वो इस बीमारी पर बात कर सकते हैं शायद हम में से कोई भी उसको उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता और उस तरीके से बात नहीं कर सकता। कितना इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना और इसके हवाले से जो इसकी मैनेजमेंट है उस पर काम करना। और इस साल का थीम बड़ा इंपॉर्टेंट है, हिडन नो मोर, फाइंडिंग द अनडायग्नोज्ड, सपोर्टिंग द अनसीन। तो आज इससे मुतालिक हम बात करेंगे। मेहमानों की तरफ आपसे करा देते हैं, हमें सैयद अजहर काज़मी साहब ज्वाइन कर चुके हैं, पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं लास्ट ईयर। थैलेसीमिया से मुतासरा बच्चे के वालिद हैं, 14 साल का उनका बेटा है। किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, कैसे वालिद ने सपोर्ट किया और कैसे इस एक इंसिडेंट या एक चीज़ ने उनको मोटिवेट किया कि बाकियों के लिए काम करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और एक और फैमिली भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी आपकी मुलाकात करेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। एक और फैमिली से भी मुलाकात करेंगे जो आप प्यारी प्यारी सी आवाज़ सुन रहे थे ना पीछे, बार बार जो आ रही थी, वो हाजरा की आवाज़। हाजरा है जी, प्यारी सी, जो कि इस वक्त यहाँ पे बैठी हुई हैं और ये माशाल्लाह से एक हेल्दी चाइल्ड है। और ऐसा है कि अनीका खालिद जो हैं ये थैलेसीमिया का शिकार हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन ऑब्वियसली अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। तो ये एक मोटिवेशन स्टोरी के थ्रू भी के तौर पे भी हम जो है वो ऑब्वियसली आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अनीका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। अब्दुल वाहिद साहब, इनके हस्बैंड, वेरी सपोर्टिव, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। हाजरा जो इस वक्त यहाँ से चली जा चुकी हैं, वो आती जाती रहेंगी, बेटी आती जाती रहेंगी, बिल्कुल जी। हाजरा जो है वो इनकी बेटी हैं, लेकिन हाजरा माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है, वो थैलेसीमिया का शिकार। और हाजरा वापस आ चुकी हैं। हाजरा आ जाए मेरे पास, चले वहाँ चले जाएं, बिल्कुल ठीक है। हाजरा माशाल्लाह सलामत रखे। फ्री हमने छोड़ा हुआ है कि बिल्कुल शी कैन एंजॉय। तो आई थिंक हम आपसे स्टार्ट करते हैं। अनीका, आपने एमएस किया है माशाल्लाह यूनिवर्सिटी से, दैट्स ग्रेट। आप कजन्स भी हैं दोनों। जी जी, ग्रेट। अनीका, थोड़ा सा बताएं कि आपको कब मालूम हुआ था कि यू सफरिंग फ्रॉम थैलेसीमिया? मैं जब 7 इयर्स की थी तो काफ़ी थोड़ी वीक थी, तो पेरेंट ने, मेरे फादर ने टेस्ट कराया तो उसमें आ गया कि थैलेसीमिया मेजर। तो फिर उस टाइम से मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती थी। स्टार्ट में बहुत मुश्किल था, मतलब इस चीज़ का नॉलेज नहीं था मैं कि ये क्या बीमारी है, कौन सी बीमारी है, इसमें ब्लड लगता है। फिर डॉक्टर्स ने कहा अब तो सारी ज़िंदगी ब्लड, मतलब ये भी एक सुनने के लिए अजीब था कि अब हमेशा याद है वो टाइम आपको? जी याद। और वो घर का एक माहौल होता है और फिर ज़रा पेरेंट्स परेशान भी होते हैं और एक आहिस्ता आहिस्ता ज़रा आप सीख जाते हैं उसको मैनेज करना, बट शुरू वाला टाइम थोड़ा टफ होता है। वो याद है वक्त? जी याद। पेरेंट्स अच्छे हों तो वो अभी मुश्किल टाइम नहीं लगता। फादर मेरे बहुत सपोर्टिव है, तो उन्होंने सारी ज़िंदगी मतलब मेरा बहुत ख्याल रखा, तो इसलिए मुझे कभी मुश्किल नहीं लगा कि मतलब मैं बीमार हूँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ गुजारती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने पढ़ाई भी देखें अपनी, आपने मुकम्मल की और उसके बाद आप ज़िंदगी में आगे एक्सेल करी हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं माशाल्लाह। इतनी प्यारी आपकी बेटी है। कज़न मैरिज, और ये सबसे बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि एक फैक्टर है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और कज़न मैरिज से इसलिए ज़ाहिर है यही बात कि टेस्ट करवा लें। क्या कोई टेस्ट करवाए थे आप लोगों ने, या भाई इत्तेफाकन अल्लाह का शुक्र है कि वाहिद साहब को नहीं था और फिर ज़ाहिर आपके बच्चों में आगे नहीं थैलेसीमिया मेजर हुआ? मैं नॉर्मल था, क्योंकि मैंने स्टार्ट से जब फर्स्ट टाइम मुझे आई थिंक 9th क्लास में था, मुझे एक दोस्त ने आके कहा था यार कि मुझे ब्लड चाहिए अपनी सिस्टर्स के लिए। उस टाइम एज भी कुछ नहीं होती, 9th क्लास बहुत छोटी एज होती है। मैंने फर्स्ट टाइम ब्लड दिया था, लेकिन मुझे डॉक्टर ने पूछा था आपको बीमारी वगैरह तो नहीं है। मैंने कहा सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम ब्लड दे रहा हूँ, आप फिर भी चेक कर सकते हैं। उन्होंने मेरी एचपी वगैरह की थी, क्रॉस मैच किया था, सब नॉर्मल था। उसके बाद तकरीबन मैं आई थिंक 25-26 दफ़ा ब्लड दे चुका हूँ, नॉर्मल था। फिर शादी से पहले भी मैंने टेस्ट करवाया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है टेस्ट ज़रूरी है इस चीज़ में, क्योंकि माइनर हो तो पता नहीं चलता ना, नहीं पता चलता, माइनर का नहीं आइडिया, लेकिन टेस्ट करवाया था, नॉर्मल था। फिर डॉक्टर से मेरी कुछ मशवरे हुए थे, डॉक्टर से भी बात हुई थी यार कि अगर आप नॉर्मल हैं तो बेटी पे कोई असर नहीं जाएगा। तकरीबन 95% चांस नहीं होने के, 5% होने के, लेकिन अल्लाह का करम है बेटी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, लगा बड़ा आसान है। अच्छा अब्दुल भाई साहब, अगर कंफर्टेबल आप ये शेयर करने में, चूँकि हमारे यहाँ सारे बड़ा मसला होता है ना शादी करते वक्त जी, लड़की लड़के दोनों में वो ये इशू है, नहीं शादी नहीं करनी। अब कजन्स भी हैं, ज़रा मालूम होता है शुरू से आप लोगों को, सो ऐसे में फैमिली रिश्ता उस वक्त कोई चैलेंज, कोई ऐसी बात, कोई जुमला था? जब स्टार्ट में हुआ था तो मुझे आइडिया नहीं था कि थैलेसीमिया की चीज़ और उसको है। लेकिन जब पता चला था फर्स्ट टाइम, मुझे इसके हवाले से मेरे मामू भी हैं, मुझे कॉल आई थी यार कि मुझे ब्लड चाहिए, बेटी को लगना है। फिर मैंने उससे डिस्कस किया था, मैंने किस वजह से लगना है, उन्होंने बताया था इस वजह से। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने वालदा को बताया शादी का
लेकिन बहुत सारे लोग अपने रिलेटिव ऐसे थे कि जिनकी मर्जी थी कि नहीं करे। मतलब कुछ मेरे कोलीग्स थे, कुछ थे, उसने कहा तुम कर क्या रहे हो अपने साथ। मैंने कहा देखो अल्लाह का काम है, अल्लाह के काम में कुछ बंदा चेंज नहीं कर सकता। देखिए बीमारी मुझे भी हो सकती है, किसी को भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब तक आप किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, साथ नहीं देंगे, तो आपकी ज़िंदगी का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। ज़ाहिर सी बात है, कोशिश करो अगले के लिए इजीली काम करो। फिर मैंने वालिदा से बात की थी, वालिद साहब से बात की थी। मेरी वालिदा ने कहा था बेटा हम आपके साथ हैं, आप जो दिल करता है करो। अगर आपकी मर्जी है शादी की और हमारी भी मर्जी है कि आप करो, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ हैं। मतलब लव मैरिज थी ना? बस बताया था घर में, बताया था, कोशिश की थी। मैंने बात कह दिया और क्या कहे। स्टार्ट में ये था कि मैंने वालिदा को बताया था, मैंने कहा मैं शादी करना चाहता हूँ इधर। वालिदा ने कहा, पहले वालिदा ने मुझे कहा था ये चीजें सोच लेना, ठीक है। फिर मैंने कहा देखिए आप वो साथ है ना मेरे, माशाल्लाह वालिदा दोनों याद हैं जिंदा। मैंने कहा जी आप सपोर्ट करेंगे, उन्होंने कहा हमने हर तरह की सपोर्ट करेंगे आपको, हम आपके साथ हैं। तो मैंने कहा बस ठीक है, अल्लाह के नाम ले और जाएं। क्या बात है। फिर अल्लाह क्या हो गया, ये तो चले बड़ी तो माशाल्लाह 5 साल हो गए अच्छे से गुजर, शुक्र अल्लाह का बड़ा करम है। और जब यू नो व्हेन यू वर कंसीविंग और ये पहले व्हेन यू वर एक्सपेक्टिंग फर्स्ट चाइल्ड, और वो नहीं का उस टाइम ये डर खौफ तो नहीं था कि यू नो अब ज़ाहिर है फैमिली वे में आगे बढ़ रहे हैं, आपने पूरी ज़िंदगी जिस तरह से 31 साल तक गुजारी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ, तो वो कोई डर खौफ तो नहीं था कि आगे आने वाली औलाद को तो खुदा ना खास्ता नहीं होगा? जी सोच तो आती है फिर, पर बहुत दुआ की। मैंने कहा फिर जैसे ये 6 मंथ की हुई, फिर मैंने टेस्ट कराया तो माशाल्लाह से नॉर्मल है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसे देखती हूँ कि नॉर्मल है, क्योंकि बाकी जहाँ आते हैं थैलेसीमिया सेंटर में छोटे छोटे बच्चों को तब नीडल्स लग रही हैं, अपना दर्द छोड़ के इंसान वो दर्द फील होते हैं। तो फिर मैं सोचती थी कि अल्लाह ताला मेरी बेटी को ना हो, जब मैं सफ़र किया मेरी बेटी ना सफ़र करे। सही बात है। और देखिए जिस तरीके से आपने स्टडीज़ कंप्लीट की, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ी और यू नो एक स्माइल ऑन योर फेस एंड कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग, तो ये बड़ी अच्छी बात है। लाइफ है, लेकिन देखिए इसमें कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम साथ साथ मेंशन करना चाह रहे हैं। फैमिली सपोर्ट भी, लेकिन 2 चीज़ें जो कितनी वो इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आप थैलेसीमिया मेजर हैं तो यू हैव टू मेक श्योर कि जिससे भी आप शादी कर रहे हैं, वो चाहे कज़न मैरिज है तब तो चले बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आप जिससे भी शादी कर रहे हैं टेस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ एक ज़रूरी चीज़ है। सेकेंडली ये कि कंसीव जब कर रहे हैं, अपनी फैमिली आप स्टार्ट कर रहे हैं, तब बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें थ्रू आउट, ये ज़रूरी है। और जो डॉक्टर आपको बताए वो आपने उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। बाकी ज़ाहिर है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो कि हम एहतियात के पर्सपेक्टिव से बहुत सारे काम, लेकिन एट द सेम टाइम अल्लाह की मर्ज़ी है उसमें, और ऑब्वियसली एक हेल्दी बेबी होना वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अज़हर साहब आपकी तरफ भी आएंगे। अज़ान हमने लास्ट ईयर बात भी की, अज़ान माशाल्लाह से एक हेल्दी ज़िंदगी गुजार भी रहे हैं। अभी उनकी कैसी तबीयत है, ओवरऑल कितनी प्रोग्रेस है, थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैं सैड भी हो रहा हूँ, अज़ान मेरे साथ इस टाइम नहीं है, अक्सर वो आते रहते हैं। तो नाज़रीन के लिए बस यही है आगाही के लिए कि थैलेसीमिया तो एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें जब भी 2 आपस में माइनर शादी करेंगे तो 25% हर प्रेगनेंसी में चांस हों कि आपका बच्चा जो थैलेसीमिया मेजर पैदा हो सकता है। 50% ये भी दोनों थैलेसीमिया माइनर में चांसेस होते हैं कि दोबारा बच्चा थैलेसीमिया माइनर पैदा हो। और लक की बात यह भी है कि 2 थैलेसीमिया माइनर से नॉर्मल स्टेटस का भी बच्चा पैदा हो सकता है, लेकिन हमने नॉर्मल वाली साइड पे नहीं चलना, क्योंकि 2 थैलेसीमिया माइनर से जब 25% चांस हैं कि बच्चा थैलेसीमिया मेजर पैदा हो जाए, तो उसको लाइफ टाइम फिर ब्लड भी चाहिए होता है, उसकी मेडिसिन भी चाहिए होती हैं, उसको और भी कम्प्लिकेशन, तो वो वालिदैन के लिए बड़ा अग्नि से गुजरना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में एक मुताद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 6.2% जो है ना वो थैलेसीमिया माइनर पाए जा रहे हैं। तो हमारी भी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करें, उनकी स्क्रीनिंग करें। 5.6 अगर थैलेसीमिया माइनर हैं तो 24 करोड़ है या 25 करोड़ अवाम, उसमें आप देखेंगे कि कितने माइनर फिर आ जाएंगे। बहुत बड़ी तादाद बन जाती है। जी जी, अगर बिलफर्ज वो आपस में शादियां करेंगे तो थैलेसीमिया कहाँ जा पहुँचेगा। बिल्कुल सही बात है। तो बस मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जितने भी जोड़े हैं वो शादी करना चाहते हैं, वो शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं जो शादी तक पहुँच चुके हैं। अलावा अजी मैं एक और बात ये करना चाहूँगा, हम शादी तक जाते ही क्यों हैं? क्योंकि जो आपका स्टेटस है डीएनए का वो लाइफ टाइम चलता है।
ठीक है, जब एक बच्चा पैदा हो जाता है उसका उसी वक्त HB इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करवा लें तो आपको उसका स्टेटस पता चल जाएगा। जब वो शादी की उम्र तक जाए तो आगे अगर किसी बच्ची का आप रिश्ता मांगने जाते हैं तो उसका लाजमी फिर टेस्ट अगर माइनर है तो तब करवाएं। अगर बच्चे का स्टेटस नॉर्मल है तो फिर आप उसका बेशक ना भी टेस्ट करवाएं तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि एक साइड से अगर माइनर है एक साइड से नॉर्मल है तो फिर बच्चा मेजर नहीं पैदा हो सकता है। जैसे आपके सामने मिसाल बैठी है, एक मेजर है अभी यानी का थैलेसीमिया माइनर मेजर है तो साथ वाइद बाई नॉर्मल स्टेटस के हैं तो तब जाके बच्ची नॉर्मल स्टेटस में आई है। अगर बिलफर्ज इसी तरह अगर वाइद बाई माइनर भी होते तो तब भी ज़्यादा चांसेस थे बच्ची के कि वो मेजर हो सकती है। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा हमने अवेयरनेस फैलानी है इसके ऊपर कि शादी से पहले कम से कम टेस्ट करवा लें। अगर शादी से पहले नहीं करवा सकते तो उससे पहले करवा लें। आपको ओवरऑल भी देखें हेल्थ स्क्रीनिंग का रुझान नहीं है हमारे यहाँ ना, हमें हेल्थ स्क्रीनिंग पे फोकस भी करना चाहिए कि एक आध दफ़ा तो ये जो, क्योंकि अक्सर मैंने शोएब हम अक्सर मतलब बिल्कुल कभी किसी को टेस्ट भी नहीं कराया होता। एक कंप्लीट ब्लड पिक्चर होती है CBC का, वो भी नहीं करवाया होता, अक्सर पता ही नहीं होता जरूरत ही नहीं है करवाने की, जरूरत नहीं पड़ी करवाने की, क्यों करवाएं, हेल्दी है एंड ऑल दैट। बट देखिए जो माइनर की हम बात करें ना वो तो छुपा हुआ है ना अंदर, उसका आपको पता नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हेल्थ स्क्रीनिंग में ये सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाती हैं। तो कम से कम आपके पास अपनी एक हेल्थ रिपोर्ट तो होनी चाहिए जो आपने मेंटेन की हुई हो। बिल्कुल ऐसी है। 14 साल में सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था अज़हर साहब? सर जी बहुत सारे ऐसे स्टेज आए कि मुश्किल, लेकिन मैंने हिम्मत हौसला जो है ना उसका दामन पकड़े रखा, क्योंकि स्टार्ट में तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं थी हमें भी, और इसके साथ साथ एक तो थैलेसीमिया की और दूसरा ब्लड के ऊपर बड़े मसले मसाइल थे। एक तो हमारे माशरे में कंसेप्ट ही नहीं है ब्लड डोनेशन का, तो ब्लड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल थे। तो एक बार मेरे बच्चे का HP 2.5 पे आ गया रात 2 बजे, मुझे डॉक्टर ने कॉल की कि आपके बच्चे को सख्त नीड है। तो फिर मैंने अपने दोस्त अहबाब जितने थे उन्हें कॉल की, पहले तो उनके नंबर ऑफ जा रहे थे और रात का टाइम था, तो एक दोस्त थे उन्हें मैंने कॉल की तो वो कहते हैं सुबह आके उठा के मुझे ले जाना। तो सुबह मैं पहुंचा तो मैंने नॉक की, वो फिर बाहर नहीं आए। वो आगे मैं स्टोरी इसलिए लाइव नहीं बताना चाहता कि उस मेरे लिए ज़्यादा वो दर्द भरी स्टोरी है। तो वो वक्त था कि फिर मुझे ब्लड नहीं मिल रहा था, फिर करते करते खैर लिंक बनते गए, ब्लड मुझे बच्चे के लिए मिलना शुरू हो गया। फिर ब्लड लगने के साथ और जो कॉम्प्लिकेशन थी बच्चे में, एक्स्ट्रा आयरन ओवरलोड हो रही थी, उसको फेरेटिन कहते हैं। बिल्कुल। एक तो वो बॉडी ऑर्गन्स डैमेज कर रही थी, दूसरा ये है कि कार्डिक के ऊपर वो अफेक्ट करती है, डायरेक्ट हड्डियाँ कमज़ोर करती है। तो मेरे बच्चे का पेट जो बढ़ता जा रहा था, फिर हम उसके ऊपर हमने काम शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा तो पिछले 5-7 साल से उसका फेरेटिन लेवल जो है नॉर्मल, जिस तरह मैं हूँ नॉर्मल स्टेज के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा की हुई है। प्रॉपर आयरन किलेशन कर रहे हैं हम उसकी, और टाइम टू टाइम ब्लड लगवा रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं उसकी HB को, और जो हम ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं वो क्वालिटी की है, वो किसी अच्छे ब्लड बैंक से हम ले रहे हैं उसका ब्लड, स्क्रीन ब्लड। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। और फिर शेल्फ लाइफ, एक थैलेसीमिया का बच्चा है ना, एक ब्लड, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ब्लड की शेल्फ लाइफ अगर 35 दिन है तो थैलेसीमिया के बच्चे को सेहतमंद खून चाहिए होता है। उसको आप 72 घंटे से लेके 10 दिन तक या 7 दिन तक जो ब्लड है ना वो क्वालिटी ब्लड समझा जाता है थैलेसीमिक पेशेंट के। फ्रेश ब्लड लगे। हाँ, बहुत फ्रेश भी आपने नहीं लगवाना। अच्छा, बहुत फ्रेश भी नहीं लगवाना। बहुत फ्रेश इसलिए कि हर बंदे की अपनी एंटीबॉडीज़ होती हैं। अभी शोएब भाई आपकी एंटीबॉडीज़ अपनी हैं, मेरी अपनी है। अभी जिस बच्चे को ब्लड लगेगा उसकी अपनी एंटीबॉडीज़ हैं। जब हम ट्रांसफ्यूज़ करेंगे उस बच्चे में तो आपकी एंटीबॉडीज़ भी उसमें जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो उस बच्चे को एंटीबॉडीज़ उसकी बॉडी के अंदर बन जाएंगी। वो फिर
सेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं जल्दी जल्दी, फिर ब्लड लगना कि वो ब्लड को रुकने नहीं देती, वो तोड़ना शुरू कर देती है। इसलिए बहुत ज़्यादा मेरा फोकस ज़्यादा ये है कि मैं जहाँ से भी बच्चे को ब्लड लगवाऊँ कम अज़ कम एक ऑथेंटिक ब्लड बैंक हो, वहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनिंग हो उसकी, और ब्लड बच्चे की हिसाब से उसको लगाया जाए ताकि उसकी जो है ना HB मेंटेन रहे। अच्छा, ये डॉक्टर्स भी बताते होंगे ना? जी बिल्कुल, लिखा भी होता है उसके ब्लड, तो वो उस लिहाज से मैंने जी तो फिर मैंने आयरन क्लेशन की साथ प्रॉपर उसको यूज़ करवाता हूँ, जिस तरह डॉक्टर हमें डोज बताते हैं या डाइट प्लान बताते हैं उसी तरह चलते हैं, फॉलो करते हैं। और ज़ाहिर है ये अच्छा, उसके अलावा बच्चे को साइकोलॉजिकल जो एम्पावर मैं कर रहा हूँ उसको मेंटली तौर पे कि उसको ये महसूस ना हो कि मैं एक पेशेंट, उसको माशरे में निकालना, उसको पढ़ाई लिखाई के लिए उसका नॉर्मल रूटीन में ला सके। जी नॉर्मल रूटीन प्लान बना हुआ उसका बाकायदा स्केड्यूल। थ्रू आउट जो है वो ज़ाहिर है बच्चे को टाइम देना है। साइकोलॉजिकल इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बच्चा, एक तो लोग फील भी करवाते हैं, दूसरा अपनी भी हेल्थ कंडीशन इस तरह की होती है कि आपको ये फील होता है कि शायद मैं डिफरेंट हूँ, लेकिन उसको ये मेक श्योर करवाना कि आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिनको आप आगे लेकर चल सकते हैं। अच्छा निका, आपकी तरफ आएंगे। निका, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आप फेस करती हैं? इफ़ यू कंफर्टेबल आप अगर शेयर करना चाहती हैं। बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस होती है हमारी टांगों में, कमर में बहुत दर्द होता है, तो फिर ब्लड की तलाश होती है कि हमें ब्लड मिल जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट से मैंने मतलब अच्छी जगह से ब्लड कराया जहाँ प्रॉपर स्क्रीनिंग होती है, क्योंकि कुछ इलाके ऐसे हैं वहाँ पे प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं होती, तो बच्चों के अंदर और बहुत सारी बीमारियाँ आ जाती हैं, एड्स, हेपेटाइटिस, बहुत सारी मतलब हार्ट इश्यूज बहुत आ जाते हैं। तो मैं अभी रिसेंट जमीला सुल्ताना फाउंडेशन से लगवाती हूँ ब्लड, और बहुत अच्छा स्क्रीन ब्लड होता है, तो अभी ठीक हूँ माशाल्लाह। कितना फ्रीक्वेंट लगता है आपको? कितने टाइम? ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज बाद। ओके, महीने में तकरीबन 2 दफ़ा ब्लड लग रहा होता है। इससे आपकी पूरी जो एक रूटीन होती है ज़ाहिर है देखें फिक्स्ड है ना कि मंथ में ट्वाइस आपने जाना है, और आई एम श्योर कि जब जब ब्लड लगता होगा उसके 1-2 दिन ज़रा थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बिकॉज ज़ाहिर है फॉरेन चीज़ आपकी बॉडी के अंदर आई है, तो वो 2-3 दिन टफ भी होते हैं। अदरवाइज ज़ाहिर है इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं जब आपका ब्लड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा होता है। उस टाइम पे अपने आप को कैसे इतना मोटिवेटेड रखती हैं? जब स्टार्ट में कम होता है तब ज़्यादा वीकनेस होती है, फिर जिस दिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है उस दिन प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, फिर उसके बाद एक्टिव हो जाती हूँ क्योंकि अंदर ब्लड आ जाता है, तो ऐसे एनर्जी आ जाती है पूरी, फिर एक्टिव हो जाती हूँ, जैसे चार्ज हो, फ्यूल पड़ जाता है। सबसे ज़्यादा सवाल क्या होता है आपसे स्पेशली शादी के बाद? आई एम श्योर कि जैसे कहीं जाते होंगे फ़ौरन लोग पूछते होंगे बच्ची ठीक है? जी श्योर, ये इधर हमारे यहाँ सोसाइटी में पहला सवाल यही होता है। लोगों का माइंड ऐसा होता है, लोगों का माइंड ऐसा होता है, पहला सवाल ये पूछना है। 90% लाज़िम पूछते हैं। हाँ 90% ये फॉर श्योर यही पूछते हैं। कैसे आप कैसे हैंडल करते हैं? बिकॉज़ आप जैसी सिचुएशन से और भी कोई लोग गुजर रहे होंगे। बस मैं तो क्या, हमारा तो अल्लाह के करम में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली तकरीबन सारी सपोर्टेड है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जो भी पूछता है मैं कहता हूँ यार कि अल्लाह के करम में बच्ची बिल्कुल ठीक है, और आप भी कोशिश किया करेंगे कुछ लोगों से ऐसी बातें ना पूछी जाएं जो वो बता ना सके। सही बात है, ऐसी बात कभी किसी ने पूछनी चाहिए। अगर यही आपसे कोई पूछ ले ऐसी बात तो फिर आप क्या कहेंगे? सही बात है, बस फिर वो नहीं जवाब दे पाते इसलिए चुप करते, कहते जी कोशिश करेंगे आगे से नहीं पूछेंगे। वही जवाब देना जरूरी होता है कभी कभी। देखिए कभी कभी जवाब देना बहुत जरूरी पड़ता है, कभी जरूरी पड़ जाता है। कुछ सिचुएशन खुद पे ऐसी गुजरी होती है, फिर बंदा कहता है यार इसको जवाब देंगे शायद ये आगे किसी को ना पूछे। सही बात, हमसे तो पूछ लिया कि आगे ना पूछे, फिर बंदा कहेंगे कहता है किसको जवाब देना चाहिए। और आई एम श्योर एक तो बच्ची के हवाले से भी और शादी के बाद भी काफी सारे सवालात, प्रेशर्स हुए थे, बिकॉज जैसे हमारे माइंडसेट है ना सबके तो नहीं, लेकिन मतलब एक तबका है जो कि एग्जिस्ट करता है, हर फैमिली में कोई ऐसे लोग होते हैं। प्रेशर्स तब भी आपके ऊपर होंगे आई एम श्योर कि लोग नहीं सुकून से जीने दे सकते। बस स्टार्ट पे तो थोड़ा था, लेकिन कुछ लोग मेरी आदत से वाकिफ थे जो सच बात हैं, वो कुछ वाकिफ भी थे, कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन मुझसे किए, कुछ डायरेक्ट किया, कुछ इनडायरेक्ट किया। फिर मुझे लगा है कि मैंने इनको बताना चाहिए यार कि रियलिटी क्या है। बताइए, अब अल्लाह का करम में बड़ा सपोर्टिव है, अभी कुछ ऐसी बात नहीं कर रहे कि जिससे या मुझे कुछ हो या मेरी फैमिली को कुछ ऐसा जवाब देना पड़े, लेकिन अल्लाह का करम अभी बेहतर है बहुत। और आई थिंक क्योंकि देखिए अब जरा आपका बेटा और हम जो निकाह की बात करें, आई थिंक ख़वातीन को शायद ज़्यादा इस बारे में फेस करना पड़ता है व्हेन यू आर हैविंग दिस पर्टिकुलर थिंग, और आप ज़्यादा सवालों के जवाब और ज़्यादा फ्यूचर को लेकर कॉन्शियस।
ठीक है, लाइक मर्दों को भी, बट आई थिंक खवातीन को ज़्यादा ही फेस करना पड़ रहा होता है फॉर श्योर। जिस तरह सपोर्ट आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है फीमेल की। हमारा ये हम जाते हैं जॉब पे, अपना उनके घर की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की परवरिश, बाकी लाइफ पूरी फैमिलीज देखना, जो अब रहते हैं अपना कंबाइंड फैमिली में रहते हैं उनके लिए ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अपनी बीमारी के साथ साथ बाकी कुछ भी देखना पड़ता है और उनको ये भी देखना पड़ता है यार कि कुछ ऐसा काम भी ना हो, कुछ बात करें। सही बात है। हालांकि कुछ लोग नहीं भी करते बात, फिर भी बंदे को एक सोच होती है यार कि ऐसी बात ना हो। सही बात, लेकिन अल्लाह चल जाता है बस। बिल्कुल ऐसे ही। मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना भी ज़ाहिर है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अनीका कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखती हैं ओवरऑल? ज़रूरी है ना, एक तो फिजिकल हेल्थ पे काम करना, बट मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना, फर्म रहना, कैसे करती हैं? मैं स्टार्ट से थी ना, तो मैंने अपनी स्टडीज़ बहुत अच्छी से रखी। मैंने कहा कि मैं मतलब बीमार नहीं हूँ। सबसे पहला मेरा ये चैलेंज है कि मैं बीमार नहीं हूँ, एक नॉर्मल लाइफ मैंने गुजारनी है। फिर मैंने अपनी अच्छी जगह स्टडीज़ की, फिर मैंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी से स्टडीज़ की स्टैटिस्टिक्स में, तो इससे भी मतलब इंसान के अंदर सही एफर्ट आती है और मतलब सपोर्ट होती है कि आप एक्टिव हो जाते हो। फिर एबटाबाद में भी मेरी फैमिली मतलब ससुराल एबटाबाद में, फिर वहाँ पे मैं रहती हूँ। वहाँ पे मैंने 2-3 ब्लड कैंप करवाए। हम लोग वहाँ पे ग्रुप है सर। ये बच्चे बेसिकली मैंने इतने एम्पावर कर दिए हैं कि मैंने बजाते खुद अपने बच्चे का जो दर्द लेके मैं चला था तो एक लश्कर बना दिया है। इन्हीं बच्चों से हम काम ले रहे हैं कि ज़ाहिर है इनको खुद नीड होती है, तो ये दूसरे बच्चों के लिए एक तो मेंटली स्ट्रांग हो के इस टाइम तक अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर पाकिस्तान हम मुख्तलिफ चैप्टर्स जो थैलेसीमिक के काम कर रहे हैं, वो ब्लड डोनेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। बजाते खुद मैं अपनी ज़ात की या अपनी टीम की तो बात बताऊं तो मैंने 100+ ब्लड डोनेशन कैंप किए हैं माशाअल्लाह। इसके साथ साथ जो मेरे ये थैलेसीमिक बच्चे हैं इन्होंने 25 से 30 कैंप्स ऑल ओवर जी कैंप किए हुए हैं। तो मैं देखने वालों को मैं भी गुजारिश करता हूँ कि खुदारा निकले आप भी इन बच्चों को एक तो ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा दें, डोनेट करें ताकि इनकी ज़िंदगी खून के ऊपर ही है। उसके साथ साथ आप थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करवाएं। हमने पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री तब ही करना है कि हर एक आगे आएगा और वो अपना थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएगा। इसके साथ साथ जो बच्चे थैलेसीमिक हैं इनको एम्पावर करें, इनके स्किल्स के ऊपर काम करें, ना कि इन्हें पेशेंट कह के इनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूर किया जाए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उनको एम्पावर करें, उनको सपोर्ट करें, उनके लिए मौक़ों की फराहमी होनी चाहिए और जो आगे बढ़ रहा होता है उसे और ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि वो बिल्कुल एक नॉर्मल तरह से ज़िंदगी गुजार सके। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड देना उन बच्चों को बहुत ज़रूरी है उनकी ज़िंदगी के लिए। प्लस जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें कि हमें पाकिस्तान को थैलेसीमिया फ्री करना है और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट का होना। शादी से पहले टेस्ट का होना, जब भी आप फैमिली लाइफ में आगे बढ़ रहे होते हैं सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मालूम हो कि शादी करते हैं तो ज़्यादा मालूम हो, और फिर अगर एक मेजर है या एक माइनर है तो मालूम होना चाहिए व्हेन यू कंसीव कि अच्छा आगे आने वाले बच्चे की ज़िंदगी कैसे भी गुजारे, चीज़ें उस तरीके से आप प्लान कर पाते हैं। सर आपका बेहद शुक्रिया जिस तरीके से माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं। अल्लाह आपके बेटे को भी सलामत रखे, जिस तरीके से आप इस कारवां को लेकर आगे बढ़े हैं। थैंक यू वाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने तो लिटरली मिसाल कायम की है माशाल्लाह माशाल्लाह। वी नीड मोर अब्दुल वाहिद इन आवर कंट्री जो कि इस तरह से स्टेप लेते हैं कि वो एक्सटर्नल प्रेशर्स को बैरियर्स को ब्रेक करते हैं कि नो डजंट मैटर, वो अल्लाह ताला की ज़ात है, वो देखेगी कि आगे ज़िंदगी में किस तरह चलना है, बच्चे किस तरह से आएंगे। आपके अंदर वो एक अनसर्टेनिटी नहीं होती है, आप बड़े श्योर होते हैं, अल्लाह ताला पे भरोसा तवक्कुल होता है। थैंक यू वेरी मच, आपका आने का शुक्रिया। अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा अल्लाह इज़्ज़त दे जी। जब छोटी सी बच्ची, बहुत प्यारी बच्ची, अल्लाह उसका नेक नसीब करे। बहुत दुआएं आप सबके लिए। थैंक यू वंस अगेन। नाज़रीन इसी के साथ आपसे लेंगे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें और प्लीज़ डोनेट ब्लड जहाँ जहाँ ब्लड कैंप्स लग रहे होते हैं, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड, बिकॉज आपका जो खून है वैसे ही वो टूटना फूटना है, वो नया बनना ही बनना है। सो बेहतर है वो खून किसी के काम आए, मुसलसल आए, बहुत ज़रूरी है, बहुत हेल्दी है, इसके आपके अपने हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स होते हैं और आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग हो जाती है, सो प्लीज़ डू दैट। लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।